Hello students, welcome to class 8th and we are doing the chapter British power in India. इंडिया में जो ब्रिटिश पावर थी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो ब्रिटिश पावर इन इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इंडिया में ब्रिटिश पावर जो है उसने किस तरीके से हमारे यहाँ पर रूल किया, कैसे उसने हमें कंट्रोल किया। सो इन ब्रिटिश पावर ऑफ इंडिया के बारे में हम जो बात कर रहे हैं उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है स्टार्टिंग है दैट इज़ ड्यूअल गवर्नमेंट। व्हाट इज़ ड्यूअल गवर्नमेंट? देखिए ड्यूअल गवर्नमेंट क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। एज द कंपनी बिकम द वर्चुअल रूलर ऑफ बंगाल, जैसे कि कंपनी जो है वो वर्चुअल रूलर बन चुकी थी बंगाल की, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना जो कह सकते हैं अपना राइट जो है वो उसको कब्ज़ा कर लिया था बंगाल पर, विथ फुल कंट्रोल ओवर रेवेन्यू कलेक्शन, पूरे कंट्रोल के साथ जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन भी इंक्लूड था, यानी जितना भी रेवेन्यू वहाँ से होता था वो सारा का सारा जो कलेक्शन था वो सारा किसके पास जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता था। एंड मिलिट्री एंड क्रिमिनल जुरिडिक्शन, मिलिट्री का जो कंट्रोल था वो भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था और जुरिडिक्शन का जो कंट्रोल था यानी वहाँ पर जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती थी उन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो भी परफॉर्मेंस दी जाती थी और उन एक्टिविटीज़ के लिए जो भी डिसीजंस लेने होते थे, जो भी जजमेंट देना होता था, वो सारे जो काम है वो अब कौन करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही हाथ में था। इट इज़ यूज्ड, यानी कि अब देखिए कंपनी जो है वो अब रेवेन्यू कलेक्शन भी करने लगी थी, मिलिट्री और क्रिमिनल जुरिडिक्शन भी जो है वो स्टार्ट कर दिया था। इट यूज्ड द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल टू परचेज इंडियन गुड्स, ये इंडियन गुड्स को परचेज़ करने का, यानी कि बंगाल से किस तरीके से इसे रेवेन्यू हुआ करती थी। देखिए जो ये ब्रिटेन है ये इंडियन गुड्स को परचेज़ करते थे बंगाल से, मेड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, और उसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आया करती थी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट थी और जो भी ट्रूप्स को मेंटेन करने के लिए, तो वहाँ से इसकी रेवेन्यू जो भी होती थी, यानी कि इसकी गुड्स को परचेज़ करने से जो भी रेवेन्यू होती थी वो सारी की सारी जो रेवेन्यू है वो ये अपनी सेना को मेंटेन करने में लगा दिया करते थे। द नवाब्स ऑफिस वॉज रिड्यूस्ड टू अ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, नवाब का जो ऑफिस था अब उसे एक पोजीशन रिड्यूस कर दिया गया था ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, क्योंकि उसका रिसोर्सेज यानी कि अब नवाब ने क्या किया, नवाब्स का ऑफिस यानी कि जो हमारे यहाँ पर जो सिराजुद्दौला था पहले, तो यानी उसकी जो पोजीशन है अब उसकी पोजीशन को कम कर दिया गया विदाउट एनी कंट्रोल, हर कंट्रोल को वहाँ से हटा लिया गया ओवर द रिसोर्सेज पर से। द कंपनी इंजॉयड ऑल द पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अब नवाब का कोई भी कंट्रोल रिसोर्सेज पर नहीं रह गया था, अब कंपनी अपने मनमाने तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ किया करती थी। द कंपनी इंजॉयड ऑल द पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बिना जिम्मेदारी के, क्योंकि उन्हें तो जो ब्रिटिशर्स थे या ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्हें किसी भी रिसोर्सेज का यूज़ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें, उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनकी कोई कंट्री नहीं थी। जो भी रिसोर्स यूज़ करने हो, कैसे भी उन्हें रिसोर्स यूज़ करने हो, वो सभी रिसोर्सेज वो अपने मनमाने तरीके से जितना भी वो करना चाहें मनमाने ढंग से वो यूज़ किया करते थे। वो इसलिए यूज़ किया करते थे क्योंकि उन्हें तो किसी को जवाबदेही देनी नहीं थी, या फिर अगर रिसोर्सेज कम भी हो जाते हैं या रिसोर्सेज बिल्कुल ख़त्म भी हो जाते हैं तो भी उनको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं थी, क्योंकि उनकी कंट्री नहीं थी तो उनका कोई नुकसान होने वाला नहीं था। दिस वॉज द सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट, यही सिस्टम था ड्यूअल गवर्नमेंट का। ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम कहने का मतलब ये है कि वैसे तो हम देखें कि फॉर नॉमिनेशन नाम के लिए जो गवर्नमेंट थी वो नवाब की थी। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है जो ये नवाब्स का ऑफिस, लेकिन अब उसकी पोजीशन को क्या कर दिया गया था? रिड्यूस कर दिया गया था, और उसकी पोजीशन को यानी कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी रिसोर्सेज के मामले में, उसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे रिसोर्सेज के मामले में उन सभी को ख़त्म कर दिया गया था। सो कंपनी एन्जॉयड ऑल द पावर्स विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कंपनी अब बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के सारी पावर एंजॉय करने लगी। तो नवाब और कंपनी दो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल रूलर्स हैं वो हो चुके थे, और इस तरीके से इसी सिस्टम को हमने क्या कहा? ड्यूअल गवर्नमेंट कहा। ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट है विच लास्टेड टिल 1772 तक ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट है ये
चली, बंगाल सफ़र्ड अंडर दिस सिस्टम, और इस सिस्टम में बंगाल को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी हुई। बंगाल ने बहुत सारे कष्ट भी सहे इस सिस्टम के इंक्लूडेड में। मैनी पीपल अबेंडन्ड दियर लैंड्स एंड फ्लैड इनटू जंगल्स, बहुत सारे लोगों ने अपनी लैंड्स को अबेंडन कर दिया, नीलाम भी कर दिया, या फिर ये कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों को भी सौंप दिया। फ्लैड इनटू जंगल्स, और वहाँ पर कहाँ चले गए, वहाँ से जंगल्स में चले गए, यानी कि फॉरेस्ट में चले गए। कंपनी सर्वेंट ग्रू प्रॉस्पेरस, कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वो अब धीरे धीरे क्या होते जा रहे थे, और भी ज़्यादा प्रॉस्पेरस होते जा रहे थे, यानी बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे, रिच होते जा रहे थे। मैनी ऑफ देम एक्वायर्ड एनॉर्मस वेल्थ, उनमें से बहुत सारे लोगों को ज़रूरत थी एनॉर्मस वेल्थ की, फ्रॉम द इलीगल प्राइवेट ट्रेड इन बंगाल, इलीगल प्राइवेट ट्रेड जो था बंगाल में वो करने लगे थे, कि कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वो अब ज़्यादा प्रॉस्पेरस इसलिए हो गए थे क्योंकि वो अब इलीगल काम भी करने लगे थे। जब वो रिटर्न हुए इंग्लैंड, व्हेन दे रिटर्न टू इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड वापस गए, देयर वेल्थ ड्रू दैट अटेंशन, उनकी जो वेल्थ थी यानी उनके पास जो भी संपत्ति थी, ड्रू द अटेंशन ऑफ द पीपल हु कॉल्ड हिम नाबॉब्स, यानी कि उनके पास, यानी जब वो इंग्लैंड से यहाँ आए थे तो वो खाली हाथ आए थे, और जब यहाँ से वो इंग्लैंड गए, यहाँ से जब वो इंग्लैंड गए तो उनकी जो संपत्ति थी वो 3 से 4 गुनी हो चुकी थी। तो यानी कि जो हम ये कह सकते हैं कि बंगाल से जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी लोग थे, जो भी कंपनी के जो भी सर्वेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो सभी बहुत ज़्यादा रिच होकर यहाँ से गए। और जब वो इंग्लैंड वापस लौटे तो उन्हें लोगों ने क्या कहा, नाबॉब्स, यानी कि नवाब का ही एक, नवाब से निकला हुआ ही एक वर्ड है ये, एन अडेप्टेशन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब। 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ के जनरल बनेगा बंगाल के, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बने। ही एंडेड द सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट एंड ब्रॉट बंगाल अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंपनी। तो उन्होंने क्या किया, इस ड्यूअल गवर्नमेंट के सिस्टम को भी उन्होंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। ड्यूअल गवर्नमेंट के सिस्टम को ख़त्म करके उन्होंने बंगाल को कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया। बंगाल को कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल में लेने का मतलब है हमारा कि यानी कि अब पूरे तरीके से बंगाल के जितने भी डिसीज़न लिए जाएंगे उसमें ना तो किसी के लिए हम ये कह सकते हैं कि नाम मात्र की कोई कठपुतली है, यहाँ पर नवाब को कठपुतली बना के भी नहीं रखा गया, और जो भी लोग हैं यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल जो था वो सारा का सारा उनके हाथ में चला गया, उनका सारा कंट्रोल कंपनी के हाथों में चला गया। यानी अब जो कंपनी चाहेगी वही सारी चीज़ें कंपनी को करनी है, नवाब से या किसी और के परमिशन की या किसी और के लिए रिस्पॉन्सिबल या आंसरेबल होने की कंपनी को ज़रूरत नहीं थी। तो ये हुआ हमारा कि किस तरीके से बंगाल पर कॉन्क्वेरिंग हुई और ड्यूअल गवर्नमेंट क्या थी। तो ड्यूअल गवर्नमेंट 1772 तक चली थी, और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स जब हमारी कंट्री में गवर्नर जनरल बनकर आए तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में इस ड्यूअल गवर्नमेंट के सिस्टम को ख़त्म करके सब कुछ जो था वो अपने हाथ में ले लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट आउटसाइड बंगाल। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट क्या थे, यानी कि बंगाल के बाहर। बंगाल में तो हमने देख लिया कि बंगाल में क्या क्या चीज़ें सॉल्व आउट की गई हैं यहाँ पे। एन एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल, अब जो कंपनी है वो बंगाल तक तो उन्होंने अपना पूरा रूल स्टार्ट कर दिया। अब बंगाल के बाहर क्या क्या जो कंडीशंस थी वो चल रही थी वो हमें देखना है। तो देखते हैं एन एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज रूल, कंपनी का एक्सपेंशन का रूल क्या था, देखिए इन 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स आ गए थे गवर्नर जनरल के तौर पर, तो वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज मेड गवर्नर जनरल ऑफ ऑल इंडियन टेरेटरीज ऑफ द कंपनी। जितनी भी कंपनी के पास इंडियन टेरेटरीज थी उन सभी टेरेटरीज़ का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। और 1773 में ही हमारे इंडिया की जो कैपिटल है वो किसको बनाया गया, कैलकटा को बनाया गया। एट दिस टाइम द कंपनी हैड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर बंगाल, और इस समय पर कंपनी हैड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर बंगाल, कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल था बंगाल पर। मद्रास एंड बॉम्बे एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर अवध, मद्रास, बॉम्बे और इनडायरेक्ट कंट्रोल अवध पर जो था। एंड द कर्नाटक, देयर वॉज 3 मेजर इंडिपेंडेंट नेटिव पावर्स इन द डेक्कन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस समय में कंपनी का जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो किस किस पर था,
कंपनी ने 1773 में जो गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स थे उनको सारी इंडियन टेरिटरी का, यानी जिस जिस पर कंपनी ने कब्जा किया हुआ था उन सभी इंडियन टेरिटरी का गवर्नर जनरल इन्हें बना दिया गया। पहले तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे और कैलकाटा को इन्होंने कैपिटल बना लिया। एट दिस टाइम द कंपनी का बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और अवध इन पर डायरेक्ट कंट्रोल हो गया था। इनडायरेक्ट कंट्रोल अवध पर इनडायरेक्ट कंट्रोल था। एंड द कर्नाटक यानी जो कि अब तमिलनाडु रीजन है, उसे पहले कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। एंड अब 3 जो मेजर इंडिपेंडेंट नेटिव पावर्स थी उन पर भी इसका कंट्रोल हो गया। जैसे लेकिन इन जो जैसे कौन कौन सी थी 3 पावर मेन, द मराठास, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द हैदर अली ऑफ मैसूर। कौन कौन से थे? फर्स्ट नंबर इज़ मराठास, निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड हैदर अली ऑफ मैसूर। देखिए इन तीनों पर कंट्रोल करना, इन तीनों पावर्स पर कंट्रोल करना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ही आसान बात नहीं थी। गवर्नर जनरल ऑल्सो लुक्ड फॉर एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। गवर्नर जनरल जो थे वो बस ब्रिटिश रूल के एक्सपेंशन के बारे में ही सोच रहे थे। इन 1781 ब्रिटिश लॉस्ट द अमेरिकन कॉलोनी। 1781 में ब्रिटेन ने अमेरिकन कॉलोनीज़ को भी खो दिया, यानी कि 1781 में अमेरिकन कॉलोनीज़ जो थी वो भी वहाँ से आज़ाद हो गई। बट ग्रेंड द इंडियन कॉलोनी रिगार्डेड एज अ जेवल इन द क्राउन। लेकिन आज भी इस समय भी जो इंडियन कॉलोनी थी, यानी इंडियन गवर्नमेंट जो थी, इंडिया जो कंट्री थी, वो आज भी यहाँ पर एक रत्न की तरह इनके क्राउन में जगमगा रही थी। यानी कि अमेरिका जो था वो भी इनकी कॉलोनी से छूट गया था, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है यानी इंडिया जो है वो आज भी आज़ाद नहीं हो पाया था। तो ये था हमारा ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट आउटसाइड बंगाल। बंगाल के बाहर इन्होंने किस किस को, जैसे हैदराबाद को, मैसूर यानी कर्नाटक को, और जो मराठास थे इन सभी को इन्होंने कॉलोनी बनाने का सोचा। तो अब देखते हैं पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन को इन्होंने किस तरीके से अप्लाई किया। द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन वॉज दैट द कंपनी यूज अ वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मैथड्स। जो पॉलिसी थी एक्सपेंशन की, तो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में क्या था, वॉज दैट द कंपनी यूज, जहाँ पर कंपनी बहुत सारे तरीके के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक मेथड्स को यूज़ कर रही थी टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम। बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम, एनेक्सिंग यानी कि इंडियन किंगडम में मिलाने से पहले ये जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन है ये ही यहाँ पर अप्लाई की गई थी। बहुत सारी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड्स को यूज़ किया गया था। इट डिड नॉट अटैक और एन अननोन टेरिटरी, ये कोई अननोन टेरिटरी नहीं थी और ना ही इस पर आक्रमण किया गया था। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, देखिए 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ यानी बक्सर का जब युद्ध हुआ, द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट। तो कंपनी ने रेजिडेंट्स को इंडियन स्टेट में अपॉइंट किया। दे वर पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एजेंट्स, ये सभी पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स थे। थ्रू देम द कंपनीज ऑफिशियल्स स्टार्टेड टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ सोसाइटी। जो कंपनी की ऑफिशियल थे उन्होंने स्टार्ट किया इंटरफेयर करना इंटरनल अफेयर ऑफ द इंडियन स्टेट्स। जो भी इंटरनल अफेयर्स होते थे इंडियन स्टेट्स के, दे ट्राइड टू, जितने भी इंटरनल अफेयर्स थे उन सभी पर किसने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, कंपनी ने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। दे ट्राइड टू हु वॉज टू बी सक्सेसर, वो ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन होगा सक्सेसर सिंहासन का। एंड हु वॉज टू बी अपॉइंटेड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट, और एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पर कौन अपॉइंट किया जाएगा। सो अराउंड 1772, देखिए अब ये बात थी कि कंपनी की तरफ से अब इस पर कौन बैठेगा, इस सिंहासन पर कौन थ्रोन पे बैठेगा और किसको एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पर अपॉइंट किया जाएगा। तो अराउंड 1772 में मराठाज एस्कॉर्ट शाह आलम सेकंड, मराठाज ने शाह आलम सेकंड को एस्कॉर्ट कर लिया, यानी कि शाह आलम सेकंड को उन्होंने कब्ज़ा कर लिया फ्रॉम इलाहाबाद टू दिल्ली। दिस एक्सपोज्ड अवध टू द डेंजर ऑफ इन्वेजन, इससे अवध जो था वो डेंजर ऑफ इन्वेजन यानी आक्रमण के खतरे में आ गया। टू रिटेन एज अ बफर स्टेट, अब अवध को भी कब्ज़ा करने के लिए एज ए बफर स्टेट की कुछ फ़ायदा हो जाएगा। हेस्टिंग्स रिस्टोर्ड, हेस्टिंग्स ने कोरा एंड इलाहाबाद टू नवाब ऑफ अवध इन रिटर्न ऑफ फॉर अ सम ऑफ मनी। उसने क्या किया, इलाहाबाद और अवध के नवाब को, इलाहाबाद और कोरा ये 2 जगहें थी, इन जगहों को उसने लौटा दिया। एंड मेंटेन
इनको उसने लौटा दिया एंड कुछ पैसे के बदले में। द नवाब एट टू, लेकिन अब इसकी नज़र किस पर थी? इसकी नज़र थी हमारे अवध पर। लेटर ऑन द कंपनी, नवाब जो था उसने कंपनी के ट्रूप्स को अवध में मेंटेन करने के लिए भेजा। बाद में कंपनी ने हेल्प द अवध एनेक्स टू रोहिलखंड, फिर कंपनी ने ही अवध को रोहिलखंड में एनेक्स कर दिया यानी मर्ज कर दिया। एंड एक्सटेंडेड ब्रिटिश इन्फ्लुएंस अप टू द रिवर यमुना, और उसे यमुना रिवर तक बढ़ा दिया। द गवर्नमेंट जनरल रिचर्ड वेलेस्ली, गवर्नमेंट जनरल जो थे रिचर्ड वेलेस्ली, तो रिचर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था हमें सब्सिडियरी अलायंस टू एक्सपेंड ब्रिटिश टेरिटरी, ब्रिटिश टेरिटरीज़ को एक्सपेंड करने के लिए सब्सिडियरी अलायंस टू एक्सपेंड द ब्रिटिशर्स को एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने ये चलाया गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने। वेलेस्ली कब आए थे? 98 में, और 98 में, और इससे पहले थे हमारे जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। According to the terms of this, an Indian ruler has to be disband his own army. इन terms के according जो इंडियन जो है, इंडियन रूलर जो है, had to disband his own army, उसे अपनी खुद की आर्मी को छोड़कर आना पड़ेगा। एंड मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स, और ब्रिटिश ट्रूप को यहाँ पर आके मेंटेन करना पड़ेगा परमानेंटली एट हिज कॉस्ट, जो भी उसकी कॉस्ट है परमानेंटली वो उसे दी जाएगी। एंड गिव सम टेरिटरी विच वॉज टेकन, और उसके लिए थोड़ी बहुत टेरिटरी यानी ज़मीन भी दी जाएगी रहने के लिए। इफ़ पेबल टू पे दैन द टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी, और अगर ये फेल हुए करने में हम, तो जो भी ये हम ये कह सकते हैं कि जो भी कंपनी थी, कंपनी ये चाह रही थी या ऐसा सोच रही थी कि इन टर्म्स के अकॉर्डिंग इंडियन रूलर जो है वो तो हमारे आगे झुक जाएंगे, लेकिन अगर फिर भी ब्रिटिश ट्रूप जो है वो परमानेंटली अपने कॉस्ट पर आ जाएंगे एंड और गिव सम टेरिटरी, और शायद थोड़ी बहुत टेरिटरी दे भी दें। लेकिन अगर ये इस चीज़ में फेल हो गए यानी अवध की टेरिटरी को कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पाए, हाफ ऑफ द टेरिटरी ऑफ नवाब ऑफ अवध वॉज टेकन अवे, आधे से ज़्यादा टेरिटरी जो थी, आधे से ज़्यादा जो टेरिटरी थी वॉज टेकन अवे बाय द कंपनी। अवध की आधे से ज़्यादा जो टेरिटरी थी उसे किसने ले लिया? अवध की टेरिटरी को यानी अवध की ज़मीन को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। एज ही फेल टू पे फॉर द सब्सिडियरी फोर्सेस, क्योंकि उसने जितने भी सब्सिडियरी फोर्सेस थे वो पे करने में वो असफल रहा था। सो इन हाफ ऑफ द टेरिटरी, और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट जो था वो बहुत बड़ा था। इट फेल टू पे दैन द टेरिटरी ऑफ द नवाब ऑफ अवध वॉज टेकन अवे बाय द कंपनी, अगर वो प्रॉफिट उनको अर्न कराने में फेल हो गए तो 1801 में उन्हें वापस बुला लिया जाएगा, यानी कि उनको जो टेरिटरी है वो चलाने नहीं दी जाएगी। एंड अदर रूलर्स हु वर फोर्स टू एक्सेप्ट दिस पॉलिसी, और जितने भी रूलर्स थे जिन्हें ये पॉलिसी स्टार्ट करने के लिए कहा, सब्सिडियरी सोर्सेज के साथ है, सब्सिडियरी फोर्स लगेगा तो अपने आप ही जो कंपनीज़ है वो वर्क करेंगी। एंड 1801 ही फेल्ड टू पे, 1801 में ही फेल टू पे, और सब्सिडियरी फोर्सेस के लिए वो फेल हो गए। अदर रूलर्स वर फोर्स टू एक्सेप्ट दिस पॉलिसी वॉज निज़ाम ऑफ हैदराबाद, बहुत सारे लोग जो थे वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के नाम से इस पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे थे। रूलर्स ऑफ मैसूर, मैसूर रूलर्स जो हैं आफ्टर द डेथ ऑफ टीपू शर्मा, टीपू जो है टीपू सुल्तान जो रूलर्स हैं मैसूर के आफ्टर द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान के बाद, एंड द मराठास जो थे ट्रीटी ऑफ बेसिन के बाद, इन सभी को, अदर रूलर्स जो थे इन सभी को भी ये पॉलिसी मानने के लिए मजबूर कर दिया गया कि अगर उन्होंने जो पे वगैरह है, जो रेवेन्यू स्किल्स हैं, उन सबको पे करने से मना कर दिया तो उन्हें अपने ही संरक्षण में ले लिया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको बहुत इम्पोर्टेंट जो ये चीज़ें हैं इनको एक बार आप रीड कर लेना, और जो नहीं आए समझ में देन यू कैन आस्क मी ऑन माई पर्सनल नंबर। सो इससे आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वी विल स्टडी इट अबाउट दिस ऑन टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।